बजट 2016 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट का पिटारा खोलेंगे तो क्या लेकर आएंगे टैक्स पेयर्स के लिए? क्या टैक्स पेयर्स को खुश करेंगे, टैक्स का बोझ कम करेंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हमें टैक्स गुरु में मेरा साथ दे रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और साथ ही में cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। तो लखोटिया जी, पहले आप बताइए क्या उम्मीद है आपको इस बार के बजट से? डायरेक्टली अगर सवाल पूछे तो मेरा विश्वास है कि छूट नहीं मिलेगी, परंतु इनडायरेक्टली छूट मिलेगी क्योंकि ढेर सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनकी वजह से टैक्स पेयर्स की लाइफ इजी होगी, टैक्स कम लगेगा तो इनडायरेक्टली छूट मिलेगी और ब्याज ज्यादा मिलेगा। ब्याज पे टीडीएस कम कटेगा, ब्याज के ऊपर टीडीएस की एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ जाएगी, रेट कम हो जाएगी। कुल मिलाकर टैक्स पेयर्स का पैसा टैक्स पेयर्स की जेब में मिलेगा और लाइफ इजी होने से रिफंड के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जब करदाता रिफंड के लिए प्रॉब्लम नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से टैक्स देने में और बाद में रिफंड लेने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और लाइफ इजी देके टैक्स प्यार से आराम से देगा। शुक्रिया टैक्स गुरु हमारे साथ अपना गुरु मंत्र शेयर करने के लिए। तो बहुत सारे सलाह हैं लखोटिया जी के पास, लेकिन अब समझते हैं कि कितनी मांगे पूरी हो सकती हैं। प्रीति खुराना से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति, आप बताइए, टैक्स एग्जेम्पशन सभी को इंतजार है, क्या ये बढ़ने वाली है? ये लिमिट टैक्स का बोझ कुछ कम होने वाला है या नहीं? देखिए प्रियंका, चाहता तो हर कोई यही है टैक्स पेयर की टैक्स कम से कम देना पड़े, मगर अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की थोड़ा सिचुएशन को समझेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो भारी पड़ रहा है। 7%, 8% से नीचे रखने में जो उनकी मेहनत लगी है उसके दायरे ये लगता है कि मुश्किल होने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और रिडक्शंस या एग्जेम्पशंस देना। तो यानी वित्तीय घाटा हावी होगा। ये बताइए, एक आइडिया था जिस पर काम किया जा रहा था, बात भी हो रही थी कि एग्जेम्पशन लिमिट को इन्फ्लेशन से जोड़ दिया जाए, ये किया जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम अपनी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को इन्फ्लेशन से लिंक कर दें, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी आपकी एग्जेम्पशन और डिडक्शन बढ़ती चली जाएंगी। मगर हमारे यहाँ पर ये आइडिया शायद इतना लागू ना हो पाएगा। ये यूएस में आईआरएस फॉलो करती है और एक बहुत ही उनका एक डिफरेंट तरीका है अपनी एग्जेम्पशंस को देखने का। मगर हमारे देश में टैक्स कलेक्शंस का एक अनोखा रोल है। वो डिसाइड करती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, यानी कि हमारे गवर्नमेंट की कलेक्शंस कैसी रहेंगी, रेवेन्यू कैसा रहेगा और खर्चे किस हिसाब से हैं। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में जो गैप रहेगा उस पर सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं और इसी वजह से ये है कि हमारे टैक्स कलेक्शंस वो लिंक नहीं कर पाते इन्फ्लेशन इंडेक्स से। तो आइडिया बहुत अच्छा है, मगर ये लागू हो पाएगा या नहीं ये कहना, यानी कि खर्चे और रेवेन्यू और इन सब में तालमेल बैठाने में आपको लग रहा है कि ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक छूट जिसका जिक्र ईश्वर कमेटी भी कर रही है वो ये कि टीडीएस कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, टीडीएस का रेट जो है वो एक बेनिफिट देना चाह रहे हैं ईश्वर कमेटी टैक्स पेयर को जिनको इंटरेस्ट इनकम है। तो अगर एक टैक्स पेयर की इंटरेस्ट इनकम मतलब बहुत ज्यादा है और टोटल टैक्सेबल इनकम कम है तो उनको एक रिफंड जाके मांगना पड़ता है टैक्स अथॉरिटी से कि हमारा टैक्स पे जो इंटरेस्ट पे जो टीडीएस कटा है वो हमें वापस कर दीजिए। तो इस दायरे ये रिकमेंडेशन रखी गई है। मगर अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल रहता ही है और इफेक्टिव टैक्स रेट जो कि एक कोई इंसान 10 लाख रुपए कमाता है, अगर डिडक्शन का फायदा वो उठा पाता है तो इफेक्टिव टैक्स रेट उसका कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ये एक आइडिया है जो अपनाया जा सकता है, टीडीएस रेट कम करा जा सकता है। मगर अगर आपकी टोटल इनकम ही टैक्सेबल है तो उसका जो बेनिफिट अगर आप सोचेंगे तो वो ये होगा कि सरकार का जो एक काम धंधा है जिसमें वो रिफंड प्रोसेस करना या चेकिंग करना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ईटीसी एक डिडक्शन जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें निवेश की लिमिट पिछले बजट में नहीं बढ़ाई गई है। प्रीति, इस बजट में बढ़ा सकते हैं? 1.5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा और हमें लिमिट बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा बचत करेंगे?
देखिए, ये एक डेफिनेटली टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, गिवन द कंडीशंस इन द मार्केट की टैक्स डिडक्शंस लोग चाहते हैं बढ़ जाएं। 2 साल हो गए एटीसी की लिमिट नहीं बढ़ाई गई। 2014-15 में इसको 1.5 लाख किया गया था और रिसेंटली सरकार ने पीपीएफ के भी ब्याज दर कम कर दिए हैं। तो आई थिंक टैक्स पेयर्स की एक एक्सपेक्टेशन है और गिवन जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है, चाइना की मार्केट सफर कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमीज पे असर आ रहा है, तो इस तरह के एनवायरमेंट में सेविंग्स को इंकरेज करना हर सरकार के लिए बेहतर होता है। तो मेरे अंदाजे से इस लिमिट पर इस बार गौर किया जाएगा। बैंक ने भी रिकमेंडेशन रखी है कि उनके पास एडिशनल फंड्स आ जाएंगे, तो इस लिमिट पर गौर करेंगे वित्त मंत्री, मेरी आशा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आप भी टैक्स पेयर्स के लिए ये जरूर रिक्वेस्ट कर रही होंगी, लेकिन ये बताइए, डायरेक्ट टैक्स कोड एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा था, इस पर हमने देखा हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्या इस पर फिर से सोचा जा सकता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जरूर डाला था। उनका एक वायदा था टैक्स पेयर से कि वो पूरा जो टैक्सेस का सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, उसको रिफॉर्म करेंगे और डीटीसी इस बारे में एक अच्छी पहल है। मगर ये सरकार का फोकस अभी फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, क्योंकि जैसे कि माना जाता है कि सरकार थोड़ी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के ज्यादा हक में है, तो सरकार जीएसटी को इस बार ही रखने की कोशिश करेगी बजट सेशन में, पार्लियामेंट में, और कोशिश करेगी कि पहले जीएसटी लागू हो। डीटीसी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सुझाव है, मगर मेरा अंदाजा ये है कि क्योंकि ये पुरानी सरकार का एक पूरा एजेंडा था, तो हो सकता है इसका पूरा रूप रंग बदला जाए और फिर इस पे और गौर करके ही सरकार इसको लॉन्च करे। यानी फोकस अब रहने वाला है जीएसटी और उसके बाद डीटीसी की बात की जाएगी। लेकिन एक फोकस जो मैं समझना चाहूंगी, हमने देखा था पिछले बजट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी की गई थी और लंबे समय के बाद की गई थी, लेकिन जो बढ़ोतरी की गई 600 से 1800 रुपए, वो भी अगर रियलिस्टिकली बात करें तो 1800 रुपए तो कोई खर्च नहीं करता होगा इसमें, तो इसको भी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार? देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो 90s या किसी समय से चले आ रहे हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 800 से 1600 रुपए करा, थोड़ी सी बढ़ोतरी करी और बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक साल भर में लगभग 10-12 हजार रुपए इससे बचाए जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि पहले बैठ के सारे टैक्स अलाउंसेस का रिव्यू करा जाए कि वो किस पर्पज से अलाउ करे गए थे, किस दर के लिए दिए गए थे, और उनका फिर एक एनालिसिस करके एक ओवरऑल व्यू लिया जाए कि हमें इन अलाउंसेस को रखना चाहिए, या जैसे कि डीटीसी में रिकमेंडेशन थी कि अब सारे एग्जेम्पशन हटा दीजिए और एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए और फिर लोगों को टैक्स करिए। तो ये गवर्नमेंट को पूरा एक एक अलाउंस का एक रिव्यू करना पड़ेगा और तभी कहा जा सकता है कि किन को बढ़ाया जाए और किनको जो है बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। हमने पिछले साल के बजट में देखा था एटीसी की 1.5 लाख की छूट के साथ एक 50,000 एनपीएस के निवेश को मिल रही है। क्या इस पर सरकार और बढ़ा सकती है या एनपीएस जैसे और कुछ 50,000 के एडिशन कर सकती है जिसमें लोगों की सेविंग्स भी बढ़े, टैक्स छूट भी मिले? देखिए प्रियंका, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एनपीएस अब आने वाले समय के हिसाब से एनपीएस बहुत पॉपुलर होने वाला है। जो आप और हम जैसे जो प्राइवेट जॉब्स में हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसको ईईई कैटेगरी में लाना चाहिए, यानी कि एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। तो मेरी तो बहुत आशा है कि इस बार वित्त मंत्री इसको विड्रॉल्स को भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। और ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, इतना पॉपुलर नहीं है टैक्स पेयर्स में, और अगर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा विड्रॉल्स में तो डेफिनेटली ये एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनेगा और मेरे हिसाब से वित्त मंत्री ये वाला कदम उठाएंगे इस बार। प्रीति, आपने बहुत एक्सपर्ट की तरह 2 टर्म्स इस्तेमाल किए, एग्जेम्प्ट और टैक्सेशन। तो एक फॉर्मूला था ईईई और ईईटी, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए आम टैक्स पेयर्स के लिए और उनसे क्या फायदा उन्हें मिलेगा? देखिए, ईईई का मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिन पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एग्जेम्पशन मिल जाती है, जो इनकम होती है वो भी एग्जेम्प्ट रहती है, और अगर आप विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी पे तो वह भी एग्जेम्प्ट रहता है। जैसे कि पीपीएफ या एनएससी, इनमें जब आप निवेश करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप ईटीसी का बेनिफिट ले लेते हैं, इनकम बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है और विड्रॉल्स भी टैक्सेबल नहीं है। तो एनपीएस को पॉपुलर करने के लिए फिलहाल एनपीएस
EET कैटेगरी में है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, बट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल है। तो एनपीएस को इक्वली पॉपुलर करने के लिए सरकार को इसे भी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि की तरह EEE कैटेगरी में लाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आप एक तरफ कह रही हैं कि जिस तरह के वित्तीय सिचुएशन में हम अभी हैं कुछ ज्यादा छूट उम्मीद नहीं करें, तो क्या उम्मीद रखें रियलिस्टिकली एक टैक्स एक्सपर्ट की नजरों से, आप समझाइए। देखिए, मेरे हिसाब से आप उम्मीद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नए सेविंग प्रोडक्ट निकालेगी जिससे आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे और कुछ टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, मगर डेफिनेटली थोड़ा बहुत जरूर एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। एनपीएस का जो बेनिफिट है वो बढ़ा दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो लाइक वी कैन एक्सपेक्ट ये जरूर करा जाएगा। यानी टैक्स तो कम नहीं होगा, लेकिन आपको हो सकता है कि इस बजट में ज्यादा सेविंग एवेन्यूज जरूर मिल जाएं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक अभी हासिल हो रहे हैं। प्रीति मेरे साथ बनी हुई है, बजट पर इस चर्चा को जारी रखेंगे, साथ ही में अपने दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। आज है हमारा ये खास बजट स्पेशल। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें क्या है इस बजट से, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट cleartax.in की प्रीति खुराना, और प्रीति ने साफ कह दिया है कि टैक्सेस तो कम होने की कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन कम नहीं होंगे, सरल होंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पर सरकार बातें करती आई है, क्या सिंप्लीफाई करने की तरफ कुछ कदम उठ सकता है इस बजट में? डेफिनेटली ये एक अच्छा आइडिया है कि सरल करे जाएं टैक्सेस। एक आम आदमी को टैक्सेस समझना थोड़ा सा कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जो लोग होम लोन लेते हैं उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका कंप्लीशन नहीं हुआ, कितना इंटरेस्ट रिबेट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को सिंप्लीफाई करा जा सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि इंटरेस्ट इनकम कैसे टैक्सेबल ऑफर करी जाती है, उसमें टीडीएस का क्या करना चाहिए। तो इन चीजों को डेफिनेटली सरकार सिंप्लीफाई कर सकती है। मगर ये लेके चलिए कि पिछले साल सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं, बहुत सिंप्लीफाई किया है कई चीजों को, जैसे कि अब आपकी टैक्स रिटर्न जो है आपको आईटीआर भी नहीं भेजनी पड़ती, अब आप उसका ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रिफंड्स इस साल बहुत जल्दी प्रोसेस हुए हैं, मतलब 2-3 हफ्ते में लोगों के रिफंड प्रोसेस हुए हैं। तो कई सारे कदम लिए गए हैं, सिंप्लीफाई कुछ चीजें करी गई हैं। डेफिनेटली आशा है कि ये सरकार इस चीज को सिंप्लीफाई करेगी, टैक्सेस को समझना, अपनी रिटर्न को फाइल करना, उसको ईजी करा जाएगा। बिल्कुल, तो इस पर काम होगा और बहुत बड़ी संख्या में रिफंड्स किए गए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स जानना चाहते हैं एचआरए और मेडिकल रीइंबर्समेंट की जो छूट मिलती है, क्या इस पर सरकार कुछ और राहत दे सकती है इस बार? देखिए, जहां तक एचआरए का सवाल है, एचआरए तो बिल्कुल आपकी सैलरी से अलाइन है। जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है एचआरए पे वो होती है एचआरए अलाउंस और रेंट पेड लेस 10% ऑफ योर सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों चीजों में से जिसकी सबसे कम वैल्यू रहती है वो एग्जेम्पशन होती है। तो अगर आप एक हायर ब्रैकेट में हैं तो आपकी एचआरए डिडक्शन भी हाई रहती है। तो मेरे हिसाब से एचआरए में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर एचआरए, जिन लोगों को एचआरए नहीं मिलता, जो लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या उनके एम्प्लॉयर एचआरए नहीं देते, वो डिडक्शन क्लेम करते हैं रेंट का सेक्शन 80GG में। और सेक्शन 80GG में जो लिमिट सेट करी गई है, जो मैक्सिमम डिडक्शन आप पा सकते हैं, वो केवल 2000 रुपए है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा कम है आजकल के दायरे के हिसाब से, और इस पर जरूर सरकार को गौर करना चाहिए। और जहां तक मेडिकल रीइंबर्समेंट का सवाल है, पिछले साल ही सरकार ने 80D में जो डिडक्शन होती है मेडिकल इंश्योरेंस की, उसको बढ़ाया है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो टैक्स पेयर्स को अपनाना चाहिए अपनी मेडिकल नीड्स को कवर करने के लिए। तो शायद मेडिकल रीइंबर्समेंट हम ना बढ़ाएं तो भी हम इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप पूरी फैमिली कवर कर सकते हैं और अमाउंट्स भी उसमें ज्यादा रहते हैं। तो वो मेरे हिसाब से एक बेटर तरीका है जो टैक्स पेयर्स को अपनाना चाहिए, और उम्मीद थोड़ी कम रखनी चाहिए कि मेडिकल रीइंबर्समेंट बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 80D का प्रावधान पिछले बजट में दिया गया है, बढ़ाया गया है उसमें। इसीलिए कुछ सवालों को अब शामिल करते हैं। राजेंद्र मोदी जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने 2005 में नॉन लिस्टेड कंपनी के 2000 शेयर लिए थे 10 रुपए के भाव पर। बोनस मिलने के बाद इनके पास कंपनी के 8000 शेयर हो गए हैं। इसमें से 4000 शेयर कंपनी ने 2500 रुपए के भाव पर बाय बैक कर लिए। राजेंद्र जी समझना चाहते हैं कि क्या ये कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए आरबीआई लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं?
राजेंद्र जी, आपका जो सवाल है, जितनी आपकी कैपिटल गेन्स इनकम हुई है, तो अंडर सेक्शन 54F, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के किसी और एसेट पे, उसमें आप डिडक्शन पा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक होम ओनर है, अगर आपके पास एक घर है, तो आप एक और घर खरीद सकते हैं जो कि डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर से या तो 1 साल पहले लिया गया हो, या आप 2 साल के अंदर अंदर बेसिकली रिटर्न फाइलिंग के टाइम तक आप खरीद सकते हैं। जहां तक आरबीआई के बॉन्ड की सवाल है, जो भी इस तरह के बॉन्ड्स हैं जिन पे कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन अलाउड होती है, जो इस स्कीम में कवर्ड हैं, उनके इंटरेस्ट नॉर्मली टैक्सेबल रहते हैं। तो आपको दोनों चीजों का मैंने अंदाजा दे दिया। या तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, अगर आप एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या फिर आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, मगर उसका लगभग 3 साल का हर एक बॉन्ड का एक लॉक इन रहता है और इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है। तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से देखिए आपको क्या ऑप्शन ज्यादा सूट करती है और उसके लिए ऑप्ट करें। प्रीति, कैपिटल गेन की बात हो रही है, क्या कैपिटल गेन को लेकर के हम बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देख सकते हैं जो आपको फायदा तो होता ही कैपिटल गेन में, पर टैक्स भी बचा सके आप उसमें? देखिए, कैपिटल गेन्स जो है, इन पर एग्जेम्पशन जो है काफी अच्छा, उसका एक सोल्यूशन सरकार के पास ऑलरेडी है, जिसमें आप दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी से डील करते हैं। मगर इसमें जो एक नोट करने की बात है वो ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, क्योंकि डिले हुआ है बिल्डर की तरफ से, आप प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको डिलीवर नहीं हुई है, तो उसकी सेल पर टैक्स पेयर को एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि उस पर शॉर्ट टर्म गेन रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा, उस पर फर्दर एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी गेन्स पर। तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसको सरकार दूर कर सकती है। हालांकि वो ना बढ़ाना चाहे एग्जेम्पशन लिमिट को, बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंफ्यूजन हैं, इनको दूर किया जा सकता है। यानी कुछ क्लैरिटी लाने की जरूरत है और इस बजट से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर क्लैरिटी आए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक अभी हाजिर हो रहा है। बजट पर तो चर्चा जारी रहेगी, साथ ही में एक दर्शक का सवाल भी रखेंगे कि क्या जब अपनी माँ को वो दे रहे हैं लोन घर खरीदने के लिए, तो उस पर टैक्स छूट किस तरह से मिल सकती है। वेलकम बैक। आज है टैक्स गुरु का ये बजट स्पेशल। टैक्स पेयर का दिल तो यही चाहता है कि टैक्स का बोझ कम हो, लेकिन जिस तरह के आर्थिक स्थिति है इसमें टैक्स का बोझ कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, टैक्स को लेकर जो क्लैरिटी चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम में क्लैरिटी और सिंप्लीफिकेशन जरूर आने की उम्मीद है। और अब जोड़ते हैं संजय बुद्धिराजा के सवाल को। ये अपनी मां को घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए का लोन देना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इनकी मां सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकती है। हालांकि वो अभी ब्याज नहीं दे रही हैं। प्रीति, मदद कीजिए संजय की। संजय जी, आपके सवाल का ये जवाब है कि डेफिनेटली आप एक फैमिली मेंबर को लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं एक फैमिली मेंबर से, मगर कुछ बातों का ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट पे आउट जरूरी है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, और एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी रहता है जो शायद आपको देना पड़े कि आपने इतना इंटरेस्ट रिसीव करा है। प्लस जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको होगी वो आपको अपनी टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करनी पड़ेगी, और आपकी माँ जो है वो क्लेम कर सकती है इंटरेस्ट डिडक्शन अपनी रिटर्न में। मगर सेक्शन 80C में जो प्रिंसिपल रीपेमेंट पर जो डिडक्शन इंक्लूडेड होती है वो नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उसमें एक रूल रहता है कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। तो 80C से आप छूट जाएंगे, मगर हाँ, लोन की डिडक्शन, इंटरेस्ट की डिडक्शन आप बिल्कुल ले पाएंगे। एक और सवाल जगदीप गुप्ता का शामिल करते हैं। 2014 में इन्होंने अपने पीपीएफ अकाउंट में गलती से 30,000 रुपए ज्यादा जमा कर दिए थे। ये जानना चाहते हैं कि क्या अब वो इस पैसे को नए निवेश में एडजस्ट कर सकते हैं और टैक्स छूट का फायदा मिलता रहे। ये क्या करें इसके लिए? देखिए, मेरा इसमें जवाब यही रहेगा कि नॉर्मली पीपीएफ में जब आप थोड़ा एक्सेस डिपॉजिट कर देते हैं तो हाथ के हाथ उसका रिफंड आ जाता है। अगर तो इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है अपने अकाउंट से तो वो अकाउंट में वापस क्रेडिट हो गया होगा। अगर एक चेक बनाया गया है रिफंड के लिए तो इनको अपने बैंक के पास जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि उस अमाउंट का क्या बना। प्रीति, पीपीएफ पर ब्याज दर अब कम हो गई है। एनएससी 10 साल के एनएससी बंद कर दिए गए हैं, तो वो जो सेविंग के एवेन्यूज थे जिनके जरिए हम एटीसी में छूट पाते थे, उनके कई के रास्ते कम हो गए या उन पर ब्याज कम कर दिया गया है। तो क्या इस पर सरकार को कुछ बजट में अनाउंस नहीं करना चाहिए कि लोग और एनकरेज हो इस तरह के सेविंग्स में, क्योंकि अभी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रियंका आपके सवाल से कि 80C की जो लिमिट है या तो उसको बढ़ा देना चाहिए। हालांकि उसमें जो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड थे वो स्पेस थोड़ी ऑलरेडी क्राउडेड सी थी, क्योंकि उसमें सुकन्या समृद्धि और आपका EPF और बहुत सारे LIC प्रीमियम, बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो उसमें इंक्लूडेड थी। तो सरकार ये डेफिनेटली कर सकती है कि कुछ एक प्रोडक्ट निकाले, सेविंग प्रोडक्ट जो कि बेहतरीन हो, चाहे उनका टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो, बट एक ऑप्शन रहे। प्लस जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए करना चाहिए सरकार को। तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन कितनी मांगे पूरी होगी ये तो बजट में ही इसका जवाब हमें मिलने वाला है। शुक्रिया प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। टैक्स गुरु के इस बजट चर्चा में आज हमें यही इजाजत दीजिए, लेकिन टैक्स गुरु में आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। SMS के जरिए आप भेज सकते हैं अपने सवाल। TC लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे, उनके जवाब देंगे और आपके टैक्स बचाने के रास्ते को भी लेकर रहेंगे। नमस्कार।